नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के तगड़े तगड़े लौंडो, कैसे हो? तो भाई साहब, कॉप बनने की तैयारी पूरी है आपकी? परीक्षा शेड्यूल कर दी है भर्ती बोर्ड ने। 8 9 10 जून। 32,000 से ज्यादा वैकेंसियां हैं। बच्चों में उत्साह बिल्कुल नहीं है। बेटा ऐसा ना करें, मेहनत से पढ़ाई करें। यूपी कांस्टेबल 2025 की इस परीक्षा में गणित के 20 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं अपने इस YouTube चैनल पे। एग्जाम पेपर जैसा पेपर में आएंगे ना, 20 सवाल मिक्स्ड, बिल्कुल वैसे ही मैं करवा रहा हूं, उसी लेवल के। प्यारे दोस्त, सिपाही की परीक्षा में गारंटी है गणित के 25 सवाल ऐसे ही आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे, बस डेटा बदल के आएंगे, इसी लेवल के आएंगे। ठीक है? आप पूरा YouTube छान मारिए, जिस लेवल के, जिस क्वालिटी के, जिस प्रेम से मैं आपको एग्जाम पेपर करवाता हूं, मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, वैसी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। सब हबड़ तबड़ मचाते हैं। अगर किसी बच्चे ने टूटा फूटा भी पढ़ रखा है, कंसेप्चुअली वीक भी है, वो भी बच्चा हमारे सवालों के एक्सप्लेनेशन को आराम से समझ सकता है, और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है? 2 एग्जाम पेपर हम इससे पहले ऑलरेडी करा चुके, तीसरा एग्जाम पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। और हमने वादा किया कि आपको एग्जाम तक 10 जो है सेट कराएंगे, यानी कि आपको 250 बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन हम देंगे। ठीक है बच्चों? तो जिन बच्चों ने नहीं देखे, आप चैनल पे जाइए, सिलेक्शन यूट्यूब चैनल, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो। यहां पे ये एग्जाम पेपर जो मैं लगातार करवा रहा हूं, ये आप सारे के सारे देखो। चलो मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको सब एक जगह मिल जाए। तो शुरू करें आज की क्लास। कॉपी पेन लेके बैठो, दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, पेन पेपर का कम। ठीक है ना? बढ़िया सवाल कराऊंगा मैं आपको। 25 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक मैथ भी है, एडवांस मैथ भी है। आइए, सवाल नंबर पहला आपके सामने, जो एसएससी जीडी 2022 में आया। भाई, जो सवाल जीडी में आया है आर्मी के कांस्टेबल में, आपके भी कांस्टेबल में आ सकता है जी। ए एक काम को 32 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 44 दिन में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, ठीक है। कितने दिन के बाद बी को उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि काम 24 दिन में समाप्त हो जाए? समझ रहे हैं? इस तरह के सवाल देखते ही बच्चा क्या करता है? पहले एलसीएम लेने की कोशिश करता है सचिन, और वही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। ध्यान सुनिएगा, असली टेक्नोलॉजी क्या है? मान लीजिए कि काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये समय में काम पूरा हुआ है। तो सवाल में बोला है ए अकेले काम शुरू करता है, स्टार्टिंग में ए अकेले काम करता है, कुछ दिनों तक ए अकेले ही काम करता है। सवाल में बोला है कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जोड़ देना चाहिए। भाई, कुछ दिनों तक ए ने अकेले काम किया, फिर उसके साथ क्या हो गया? ए के साथ बी जुड़ गया, जिससे कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए? 24 दिन में समाप्त हो जाए। तो ये आपसे पूछा है कि कितने दिन के बाद बी को ए के साथ जोड़ना चाहिए। तो इतने दिन के बाद जुड़े रहा है बी, इतने दिन तक ए ने अकेले काम किया, यही टाइम पूछा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताइए कैसे करें। ध्यान से सुनना, ए ने काम शुरू किया था, कुछ समय के बाद बी जोड़ा है उससे, लेकिन ए तो काम के स्टार्ट होने से पूरे काम के एंड होने तक फुल टाइम काम कर रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं ए ने स्टार्टिंग से एंड तक पूरे के पूरे 24 दिन काम किया। बोलो हाँ। अब आप खुद बताओ, ए पूरा काम करता है सचिन 32 दिन में, तो ए 24 दिन में कितना काम करेगा? भाई, ए एक दिन में काम करेगा 1/32, तो ए 24 दिन में कितना काम करेगा? 24/32 से किससे चला गया? 8×3 = 24, 8×4 = 32, यानी कि 3/4। भाई, ए ने काम का कितना हिस्सा किया? 3/4। अगर ए ने टोटल काम का 3/4 किया, लेकिन काम तो पूरा खत्म हो गया, तो फिर बी ने कितना काम किया होगा? टोटल काम 1 है, 1 में से 3/4 ए ने किया, तो 1 में से 3/4 घटाएंगे, तो फिर बी ने कितना काम किया है? 1/4। बी ने वर्क का 1/4 किया होगा। बी पूरा काम कितने दिन में करता है? अगर बी पूरा काम 44 दिन में करता है, तो बी 1/4 काम कितने दिन में करेगा? 11 दिन में। यानी कि बी ने 11 दिन तक काम किया। अगर सवाल में यह पूछा होता ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो आंसर आता 11 दिन। लेकिन आपसे ये वाला टाइम पूछा, ये टाइम कैसा आएगा भाई? 24 में से 11 घटाओगे 13 दिन। 13 दिन तक ए ने अकेले काम किया, 13 दिन के बाद ए के साथ बी शामिल हुआ काम में, तो इसलिए सवाल का आंसर क्या है? 13 दिन। बी को ए के साथ 13 दिन बाद जोड़ना चाहिए, है ना? बेस्ट सवाल। जितना बेस्ट सवाल है, उससे ज्यादा बेहतरीन तरीका है करने का। अब मैंने समझाने के लिए इतना कुछ लिखा, पेपर में थोड़ा ना लिखना होता है इतना।
चलिए, एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 63 किलोमीटर जा सकती है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल यानी कि आपको करंट की स्पीड दी है, y का मान दिया है। स्थिर जल में नाव की चाल यानी कि आपसे x की वैल्यू पूछी है। यही ना बच्चे, सवाल की पहली लाइन पढ़ो। एक नाव जितने टाइम में 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है धारा की दिशा में, सेम उतने ही टाइम में वह नाव 28 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम जाती है ना। तो आप बताओ सवाल की इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेम टाइम। 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। अगर टाइम सेम है तो क्या कॉन्सेप्ट है? अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, है बच्चों। जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, है कि नहीं बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, है ना। समान समय दिया है तो एक नाव 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही समय लेती है जितना 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय लेती है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 63/28। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी यही होगा भाई। सेम टाइम में जो चलेगी दूरी का अनुपात है वही क्या होगा? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी आ जाएगा। इससे बेस्ट तरीका है नहीं। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, ये तो कट रहा है ना। 7 नाम 63, 7 चौक 28, 9/4 आ गया ना। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो नहीं आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सवाल में y की वैल्यू दी, x की वैल्यू पूछे तो x से y का रेशियो निकाल लेते। क्या ट्रिक है? अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 9/4 है तो x से y का रेशियो आएगा सीधा 9 + 4/9 माइनस 9 + 4/9 - 4। तो x से y का रेशियो आ गया बच्चों 13/5। x की वैल्यू पूछे तो जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। ठीक है ना बच्चों। यहां पे y की वैल्यू, धारा की चाल कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। 5 किलो 8 किलोमीटर पर आवर है, कितने गुना? 1.6 गुना। तो x की वैल्यू पूछे, 13 की वैल्यू भी 1.6 गुना आएगी। 13 कम 13, 13 गुणा 0.6, 7.8, 13 प्लस 20.8 किलोमीटर पर आवर, है ना। जबरदस्त सवाल। जितना बेहतरीन सवाल है उतना ही बेहतरीन तरीका है करने का। मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं। 12% और 13% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी, है ना। अगर किसी वस्तु पर 12% 13% की दो लगातार छूट दी जाए तो सिंगल डिस्काउंट कितने परसेंट होगा? देख, इसका तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है फॉर्मूला, x + y - xy/100%। 12 + 13 - 12 गुणा 13/100, यह आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? 4 आएगा एंड में, डी ऑप्शन आंसर आ गया। कैसे भी? 12 + 13 25 माइनस 12 गुणा 13 156, 156/100 कितना आएगा? 1.56। तो मैं समझ गया कि 1.56 घटाएंगे तो एंड में तो 4 में ही एंड होगा ना, 23.44%। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? कर लेंगे। आइए सवाल नंबर 4। अब यह सवाल दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है बच्चे। अकेले काम करते हुए ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिन काम करने के बाद ए ने वह काम छोड़ दिया, तब शेष काम को अकेले बी ने 32 दिन में पूरा किया। एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए और बी मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखो बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप के सवालों को करने के, पर बेस्ट मेथड बताऊं, अगर ए और बी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो सवाल वहीं चित्त हो जाएगा। इस प्रकार के कभी भी सवाल आए, आप हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, शेष काम पे ध्यान दो। शेष काम पे देखो बच्चों, अकेले ए किसी काम को अगर करेगा तो 30 दिन में पूरा कर सकता है ना। अकेले ए काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 10 दिन तक काम किया तो 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए ने 10 दिन तक काम किया तो ए के कितने दिन का काम बाकी है? 20 दिन का। ए के 20 दिन का काम बाकी है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, उसने 10 दिन काम किया छोड़ के चला गया, फिर तो ए के 20 दिन का काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को अकेले बी ने 32 दिन में पूरा किया, इसी बचे हुए काम को। यानी कि जिस काम को करने में ए 20 दिन लेता,
उसी बचे हुए काम को करने में अकेले बी ने कितने दिन लिए? 32 दिन लिए। तो सेम बचे हुए काम को करने में ए और बी जो समय लेते, उस समय का रेशियो कितना है प्यारे बच्चे बताइए? 4 से कट गया, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। समय का रेशियो 5:8 है, आ गया ना डायरेक्ट। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा। अगर टाइम का रेशियो 5:8 है तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 8:5। और जब एफिशिएंसी आपने एक स्टेप में पता लगा ली तो अब इस सवाल में कोई दम बचता है क्या? इसलिए मेथड बेस्ट है। अकेले ए, अब पूछा ना ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अकेले ए काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए की एफिशिएंसी है बच्चों 8, एक दिन में 8 कुर्सी बनाएगा, 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 से गुणा। अगर इस काम को ए और बी दोनों लोग मिलकर करेंगे तो ए और बी मिलकर करेंगे प्यारे भाई, ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 5, 8 5 13 एफिशिएंसी के साथ कितने समय बटे 13, तो आएगा 240 बटे 240 को अगर 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13 110 हो जाएगा, है बच्चे। फिर 13 अट्ठे 100, यानी कि 18 सही 6/13 दिन। कौन सा ऑप्शन आ गया प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए बताइए। सवाल नंबर 5 CHSL का है। एक बर्तन में 70 लीटर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें पानी है कुल मिश्रण का 10%। ठीक है बच्चे, इसमें कितना लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी का जो प्रपोर्शन है ना, पानी का जो प्रतिशत है वो 25% हो जाए। ठीक है बच्चों, बताओ। हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 70 लीटर दूध पानी का मिश्रण है। ठीक है बच्चे, इसमें पानी कितना है? 10%। कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए? तो तरीके तो बहुत सारे एक्स मान के भी कर सकते, पर बेस्ट तरीका क्या है कि पानी के कंसंट्रेशन पे आप एलिगेशन लगा लो, पानी के प्रतिशत पे। वही पानी किसको बेस मान के निकाला जाता है? कुल मिश्रण की मात्रा को, है ना। पानी कुल मिश्रण का 10% है, तो पानी पे एलिगेशन लगाओगे तो मिश्रण का रेशियो आ जाएगा ना। तो हमारे पास शुरुआत में 70 लीटर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें पानी कितना है प्यारे बच्चों? पानी की मात्रा कितनी? कुल मिश्रण का 10%। बोला इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो जो आप ऐड कर रहे हो, क्या आप क्या ऐड कर रहे हो? प्योर पानी, दूध तो ऐड नहीं कर रहे, तो आप प्योर पानी ऐड कर रहे हो, यानी कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है? 100%। तो फाइनली जो मिश्रण बचा उसमें पानी का परसेंटेज कितना है? 25%। किस रेशियो में मिला है प्यारे बच्चों बताओ? 100 माइनस 25 75, और 25 माइनस 10 15। तो 75 रेशियो 15 कितना आ गया? 5:1। 5:1 के अनुपात तो मिलाना पड़ेगा। तो बर्तन में इनिशियल दूध पानी का मिश्रण था 70 लीटर, तो आपको पानी कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 14 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आंसर। ये बताइए, एक संख्या को 18 से डिवाइड करने पर शेषफल 7 आता है, उस संख्या के वर्ग को 18 से डिवाइड करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जैसे कोई संख्या n है, हमें नहीं पता, जब इस संख्या को 18 से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों तो शेषफल क्या है? 7, है ना। अब सवाल है उसी संख्या के स्क्वायर को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? भाई पहले भी 18 से डिवाइड कर रहे थे, अब भी 18 से डिवाइड कर रहे हैं। आपने क्या कर दिया? संख्या का स्क्वायर, तो डायरेक्ट शेषफल का भी क्या होगा? स्क्वायर। जो एक्शन संख्या में वही शेषफल में, तो शेषफल भी 7 का स्क्वायर 49 आना चाहिए। लेकिन आप बताओ क्या 18 से भाग करने पर कभी शेषफल 49 आ सकता है? 18 से भाग करोगे शेषफल 49 से छोटा ही आएगा। तो 49 को वापस 18 से काट लेंगे, तो 18 दूनी 36, क्या बचेगा? शेषफल 13, 13 शेषफल बचेगा। तो आंसर है बी ऑप्शन, है ना। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये सीधा दिमाग में हो जाएगा कि नहीं बच्चों। आइए सवाल नंबर 7, 645 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 21:22 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए ताकि दूध पानी का रेशियो 3:2 हो जाए? लीटर में बताना है, बताइए। देखो रेशियो में तो रेशियो से ही सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास शुरुआत में 645 लीटर मिश्रण है दूध पानी का, इनिशियली 645 लीटर। इस 645 लीटर मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो कितना? 21:22। सवाल है मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, कितना मिल्क ऐड किया जाए कि मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। अब आप एक बात सोचना है सचिन, कि आप मिश्रण में मिल्क ऐड कर रहे हो,
पानी तो नहीं ऐड कर रहे, यानी कि पानी की मात्रा जितनी पहले थी अभी भी उतनी होनी चाहिए, पानी सेम रहना चाहिए ना। आप बताओ, वाटर की मात्रा पहले 22 थी, अब ये 2, ऐसा थोड़ा ना होगा, सेम होना चाहिए। तो आप 22 और 2 को सेम बना लेते हैं, यानी इस 2 को भी 22 बनाने के लिए पूरे रेशियो को क्या करेंगे, 11 से गुणा। 11 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22। अब देखो, वाटर की मात्रा पहले भी 22 थी, अब भी 22 है, लेकिन दूध अगर पहले मिश्रण में 21 यूनिट था तो 21 से बढ़ के कितना हो गया, तो आपने मिल्क कितना ऐड किया, 12 यूनिट ऐड किया, तो 12 का मल्टीपल ये आंसर है 12, यानी कि 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। खत्म, कोई दिक्कत। सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी हो जाएगा। भाई आपके पास इनिशियल मिश्रण कितना था, मिल्क और वाटर का मिश्रण, मतलब मिल्क प्लस वाटर, 21 यूनिट मिल्क 22 यूनिट वाटर, तो 21 प्लस 22 43 है ना। और इनिशियल मिश्रण कितना था, 645 लीटर, तो 43 यूनिट के लिए 645 लीटर है बच्चों, कितने गुना, 43 एकम 43, बचेगा 21, 215, 43 पंजे 215, 15 गुना। अगर ये 15 गुना तो आपने वाटर ऐड किया, मिल्क ऐड किया, सॉरी 12 यूनिट, तो 12 की वैल्यू भी 15 गुना आनी चाहिए, यानी कि 180 लीटर। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आगे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपके पेपर में समय की कोई किल्लत रहती नहीं है, ठीक है बच्चे, आप आराम से जो है तसल्ली पूर्वक आंसर निकाल सकते हैं। बताओ 8वां, वह बहुत अच्छा सवाल है ये इसमें दिमाग लगाना है, लगाओ जरा। वह अधिकतम संभव गति क्या है जिससे कोई व्यक्ति 13.3 किलोमीटर, वह अधिकतम संभव गति क्या है जिससे कोई व्यक्ति 13.3 किलोमीटर और 20.9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ताकि प्रत्येक स्थिति में लगने वाला समय, समय घंटों में आएगा, एक पूर्ण संख्या हो। वो अधिकतम चाल कितनी होनी चाहिए जिससे कोई आदमी 13.3 किलोमीटर जाए और 20.9 किलोमीटर की दूरी जाए, तो जो समय आए वो एक इंटीजर हो, वो कोई समय कोई दशमलव में ना आए, समय कोई भिन्न में ना आए, समझे ना बच्चों। तो वो मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, आप एक बात बताओ, समय कैसे निकालते सचिन, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि दूरी को चाल से भाग करके जो इस समय आता है। हमें स्पीड की वैल्यू क्या लेनी है, अधिकतम, स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस तरीके से कि जो हमारा समय है वो कैसा है, पूर्णांक है। यानी कि प्यारे बच्चों, स्पीड ऐसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक कब आएगा, जब ये स्पीड दूरी को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। और स्पीड की वैल्यू क्या लेनी है आपको, अधिकतम, बोला ना अधिकतम संभव गति। तो यानी कि आपको चाल ऐसी संख्या लेनी है जो 13.3 किलोमीटर और 20.9 किलोमीटर की दूरी को पूरा पूरा भाग कर दे, तभी तो समय पूर्णांक आएगा। और स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम भी हो, यानी कि आपको इन दोनों संख्याओं का डायरेक्ट क्या लेना था बच्चों, HCF, ये स्पीड आनी थी, समझे ना भाई। मतलब ऑप्शन से देख लेंगे 13.3 किससे कट रहा है, केवल ऑप्शन से देखो 1.9 से, है ना भाई। 19 का पहाड़ा अगर याद होता तो सीधा कर लेते ना, 1.9 19 सत्ते देखो 1.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 13.3 किलोमीटर जाने में लगेगा 7 घंटे, 19 सत्ते 133, 1.9 की स्पीड से 20.9 किलोमीटर जाने में लगेगा 11 घंटे, डिवाइड करेंगे तो। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, यूपीएसआई 2021 का सवाल है। पाइप एक टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, पाइप ए एक टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, बी उसे 168 घंटे में भर सकता है, सी उस टैंक को 210 घंटे में भर सकता है। तीन पाइप हैं एबीसी, तीनों भरने वाले। अगर तीन पाइप पहले 28 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, ये बच्चे, पहले हम तीनों पाइप 28 घंटे के लिए एक साथ खोलते हैं, फिर चुपके से बी बंद कर दिया, तो टैंक का बचा हुआ हिस्सा पाइप ए और सी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। टैंक का बचा हुआ हिस्सा, मतलब बचा हुआ हिस्से का मतलब है 28 घंटे के बाद। भाई 28 घंटे तक तो तीनों पाइप बच्चों एक साथ मिलकर भरते हैं, 28 घंटे के बाद हमने बी बंद कर दिया, तो फिर कौन भरेगा, केवल पाइप ए और सी। तो ये पाइप ए और सी बचा हुआ टैंक भरने में कितना समय लेंगे, ये सवाल है। बहुत से बच्चे ऐसे सवालों को देखते एलसीएम लेने लगता है, एलसीएम त्याग दीजिए। आप एक बार बताओ, हम तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं लेकिन कुछ समय के बाद बी बंद कर देते, क्या आपने पाइप ए और सी बंद किया,
यानी कि पाइप ए और सी टंकी के भरना शुरू होने से लेकर पूरी टंकी फुल भर जाने तक चालू है। हमने तीनों पाइप खोले, ए बी सी, बी बंद कर दिया थोड़े 28 घंटे के बाद, लेकिन ए और सी तो चालू रहेंगे ना पूरी टंकी भर जाने तक। हाँ, पाइप बी हमने केवल 28 घंटे चलाया फिर बंद कर दिया, तो पाइप बी 28 घंटे में कितनी टंकी भरेगा बच्चों? पाइप बी पूरी टंकी भरता है 168 घंटे में, तो 28 घंटे में भरेगा 28/168, है ना भाई। एक घंटे में 1/68 भरेगा, 28 घंटे में कितनी भरेगा? 28/100, ये 6 बार। यानी कि पाइप बी कितनी टंकी भरेगा? टंकी का 1/6 हिस्सा पाइप बी ने भरा, तो इसका मतलब बाकी बची हुई टंकी किसने भरी होगी? पाइप ए प्लस सी ने। भाई 1 में से 1/6 पाइप बी ने भरा, तो यानी कि 5/6 टंकी जो है पाइप ए प्लस सी ने भरी होगी कि नहीं? आप बताओ। यानी कि मुझे बस ये पता लगाना है कि पाइप ए और सी मिलकर टंकी का 5/6 कितने समय भरेंगे, तो पता लगाना है। तो आप बताओ, ए और सी पूरी टंकी कितने समय में भरते हैं? ए भरता है 140 घंटे में, सी भरता है 210 घंटे में, तो दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे? 140 गुणा 210/140 प्लस 210 यानी कि 350। पूरी टंकी भरने में पाइप ए और सी इतना समय लेंगे। टंकी का 5/6 हिस्सा भरने में कितना समय लेंगे? 5/6 से गुणा, तो 5 से 350, 70 बार, 70 दूनी, तो ये 420/6 आ गया, यानी कि कितना? 70 घंटे। यानी कि 70 घंटे पाइप ए और सी चालू रखे गए हैं। अगर सवाल में पूछा होता है कि पाइप ए और सी कितने समय तक चालू रहे, आंसर आता 70 घंटे। भाई पाइप ए प्लस सी टंकी के भरना शुरू होने से पूरे टाइम भरते रहे, यानी कि पूरी टंकी भरी गई है 70 घंटे में, है ना बच्चे। लेकिन ये 70 आंसर नहीं है, पूछा है टंकी का बचा हुआ हिस्सा पाइप ए और सी कितने घंटे भरेंगे। भाई पाइप ए और सी कुल 70 घंटे भरते हैं, जिसमें से 28 घंटे तो बी के साथ भर ही चुके हैं, वो वाला टाइम नहीं लेना, 28 घंटे के बाद वाला टाइम लेना है। तो 70 में से 28 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, ठीक है ना बच्चों। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन इतने एब्रप्ट हैं कि 140, 168, 210, 28 जितने भी नंबर सवाल में दिए सब 7 से कटने वाले हैं। ऑल दी नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो आंसर में प्लस माइनस करने पर भी जो भी आंसर आएगा 7 से कटने वाला ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन था। तो ये डायरेक्ट अप्रोच से हो सकता है कि नहीं? चलिए आगे चलते, अगला सवाल, सवाल नंबर 10। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत में 41% की वृद्धि करता है, फिर मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस है ना, अंकित मूल्य पर 41% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत में 41% वृद्धि करता है, इसका मतलब वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 41% बढ़ा के रखता है, 41% क्या मार्कअप, फिर मार्क प्राइस पे 41% छूट देता है। तो लाभ क्या होगा? लाभ या हानि क्या होगा? +41 और -41 का सक्सेसिव, तो यानी कि लाभ तो होने से रहा, यहां पे लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा है भाई? ये +x और -x का सक्सेसिव क्या होता है? x²/100% डिक्रीज, यानी कि 41/100% आपको लॉस ही होगा प्यारे बच्चों। 41 का स्क्वायर 1681/100 है बच्चों, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ये बताइए सवाल नंबर 11, ये तगड़ा सवाल है, आज का टेस्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है बच्चों। बताओ, किसी काम को पूरा करने के लिए ए और बी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, है ना। ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। ए पहले दिन काम शुरू करता है, काम किसने शुरू किया? ए ने पहले दिन। बी अकेले उसी काम को 84 दिन में पूरा कर सकता है। यदि काम 29 सही 2/5 दिन में पूरा हो जाता है तो अकेले ए को मूल कार्य का 2 सही 9/10 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा? 2 सही 9/10 भाग का मतलब है 29/10। तो सवाल में पूछा है कि ए को 29/10 वर्क करने में कितना समय लगेगा। सही है बच्चे, बताओ, बेहतरीन सवाल है, ध्यान सुनिएगा। किसी काम को पूरा करने के लिए ए और बी अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, जिसमें ए पहले दिन काम करता है, यानी कि
पहले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी, फिर ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी, ऐसे ही चलता रहेगा ना बच्चों। ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे ही काम होता है। यानी कि हर 2 दिन में यहां पर सेम पैटर्न चल रहा है ना सचिन, हर 2 दिन में सेम पैटर्न चल रहा है। काम कुल कितने दिन में पूरा होता है? इस तरीके से 29 सही। अगर काम 29 सही 2/5 दिन में पूरा होता है तो मुझे बताओ ए ने कितना दिन काम किया होगा, बी ने कितने दिन काम किया होगा, ये बताइए प्यारे बच्चों। जिस बच्चे ने बता दिया उसकी नौकरी पक्की है। देखो 29 सही 2/5 की बजाय अगर 30 दिन होते हैं सचिन, अगर 29 सही 2/5 की बजाय कितने दिन होते, इसके नियरेस्ट इवन नंबर 30, अगर 30 दिन होते तो आधा 15 दिन काम ए करता और 15 दिन काम बी करता, 15-15 दिन बांट लेते क्योंकि ए और बी अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। लेकिन काम 30 दिन में नहीं हुआ है, हुआ है 29 सही 2/5 दिन में, यानी कि 30 दिन से 3/5 दिन। भाई 30 दिन से 3/5 दिन कम में काम हुआ है, 30 में से 3/5 घटाएंगे तब 29 सही 2/5 आएगा। अगर पूरे 30 दिन होते तो 15 दिन काम ए करता, 15 दिन काम बी करता, अल्टरनेट डेज में काम हो जाता। लेकिन अगर काम 29 सही 2/5 दिन में हुआ है, 3/5 दिन कम लगे, तो जिस आदमी ने सबसे आखिरी दिन काम किया होगा वो 3/5 दिन कम काम करेगा। सबसे आखिरी दिन कौन काम करेगा? शुरुआत ए करता है तो एंड कौन करेगा? बी। सबसे लास्ट दिन बी ने काम किया होगा, यानी कि बी ने 15 दिन काम नहीं किया है बच्चों, बी ने 15 दिन से 3/5 दिन कम काम किया है। क्लियर है? तो ए ने काम किया है 15 दिन और बी ने काम किया है 15 पंजे 75 माइनस 3 72, 72/5 दिन। तो बी ने काम किया है 72/5 दिन, तब जाके पूरा एक काम खत्म हुआ। यही है ना बच्चे, यही है। अगर ए 15 दिन काम करता है, बी 72/5 दिन काम करता है, तब जाके पूरा एक काम खत्म होता है। लेकिन पूछा है ए अकेले उस काम का 29/10 कितने समय में करेगा? आप बताओ, बी अकेले काम को 84 दिन में कर सकता है, तो मुझे बताओ बी 72/5 दिन में कितना काम करेगा? बी पूरा काम करता है 84 दिन में, एक दिन में काम करेगा 1/84, तो बी 72/5 दिन में कितना काम करेगा? 72/5 से गुणा 12 छिंग 72, 12 सत्ते, यानी कि आ गया 6 यानी कि बी ने टोटल काम का 6/35 हिस्सा किया है सचिन। बी ने काम का कितना हिस्सा किया? 6 तो बाकी बचा काम फिर किसने किया होगा? भाई ए और बी ने मिलकर पूरा इस तरीके से अल्टरनेट डेज में एक काम खत्म कर दे। एक में से बी ने किया 6/35, तो बाकी 29/35 काम किसने किया है? बी ने अगर काम किया है, सॉरी बी ने काम किया 6/35, तो बाकी 29/35 काम किसने किया है? ए ने। कितने दिन में? बस सवाल खत्म की नहीं। यानी कि ए ऐसा आदमी है जो किसी काम का 29/35 हिस्सा 15 दिन में करता है। ए किसी काम का 29/35 15 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? पलट जाएगा 15 गुणा 35/29 दिन में, है कि नहीं भाई? ये 29/35 उधर जाके पलट जाएगा तो 35/29 दिन आ जाएगा। ए पूरा काम इतने दिन में करेगा। अगर सवाल में आपसे केवल ये पूछा होता कि एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है? ए काम का 29/10 हिस्सा कितने दिन में करेगा, तो 29/10 से गुणा करेंगे ना सचिन। 29 से 29 कट गया तो एंड में 5 आएगा। क्या आंसर है? 15 गुणा 35 यानी कि 525/10 52 दिन। बड़े सवाल है ना, तो गजब का क्वेश्चन है। तो मैं बीच बीच में डोज देने वाले सवाल भी डाल रहा हूं। ये देखिए सवाल नंबर 12, काफी पुराना सवाल ढूंढ के लाए हूं तुम्हारे लिए, 2009 का है सचिन। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी? परिधि क्या होती है वृत्त की? 2πr। पाई पाई मतलब 22/7, 22 में आता है 11, तो 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल यहां पे एक ही आंसर है, बाकी तो दिख ही नहीं रहेगा रिस्क कटने वाला। ठीक है ना बच्चों? तो देखो हर सवाल ऐसा नहीं होता जिसमें समय लगेगा। जैसे इस सवाल में आपको लग गया पेपर में 1.5 मिनट भी लग गया मान लो, तो लेकिन ये सवाल तो 1.5 सेकंड में हो गया ना, 11 का मल्टीपल, कोई दिक्कत तो नहीं आई। बाकी सॉल्व करना है तो सॉल्व भी हो जाएगा भाई।
वृत्त की परिधि क्या होते हैं 2 पाई r सचिन, पाई का मतलब 22 बटे, और व्यास, व्यास दी यहां पे तो रेडियस कितनी आएगी 49/2, 49/2 आ जाएगी। 2 से 2 कट गया, 7 सत्ते 49, तो 22 सत्ते 154 मीटर। लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। आइए 5 घंटे क्रम से 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं बच्चों। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो दिए गए विकल्पों में से किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी। 5 घंटियां, पहली घंटी हर 3 सेकंड बाद हर 3 मिनट बाद बजती है, दूसरी हर 5 मिनट बाद, ये हर 9 मिनट बाद, ये तीसरी हर 10 मिनट के बाद, और लास्ट की हर 15 मिनट के बाद। तो वो कौन सा टाइम होगा, कितने समय के बाद ये सभी घंटे टर एक साथ बज जाएंगी, वो टाइम होगा हमेशा इनका एलसीएम। हमेशा एलसीएम लीजिए प्यारे बच्चों। अब आप देखिए यहां पे 5, 10 और 15 का एलसीएम तो सबको पता है, कितना आ गया 30। 30 3 से भी कट रहा है, लेकिन क्या 30 9 से कट रहा है? 30 9 में 2 बार 3 आता है ना, एक 3 से गुणा और करेंगे यानी कि 90 मिनट। तो एलसीएम कितना आएगा इनका 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। तो यानी कि 1.5 घंटे के बाद ये सभी पांचों घंटे एक साथ बजेंगी। अगर वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करिए तो 10 बजे के बाद 1.5 घंटा ऐड कर दीजिए, यानी कि 11:30, सुबह के 11:30 AM। ये सेम ही है क्या आंसर? हाँ, इसमें एक PM कर दीजिए ना, AM PM का चक्कर है बेटा। ठीक है, तो सुबह 11:30 AM पे सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, ये आंसर हो गया। तो देखिए हर लेवल के सवाल पेपर में आते हैं। बताइए सवाल नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक रेफ्रिजरेटर का MRP अंकित मूल्य 9600 रुपए, एक दुकानदार 12% और 25% की 2 लगातार छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है। रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। रेफ्रिजरेटर का CP क्या है? देखो 2 तरीके हैं, 12% और 25% का नेट डिस्काउंट निकाल लो, 20% का क्या है प्रॉफिट। चलो ये वाला तरीका बता देता हूं सचिन आज। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो CP से MP का रेशियो आ जाएगा। एक दुकानदार 12% और 25% की क्रमिक छूट देता है, यानी कि दुकानदार ने नेट डिस्काउंट कितना दिया, बताओ बच्चों नेट डिस्काउंट कितना दिया? 12 + 25 - 12 × 25/100, 12 + 25 - 12 × 25/100। ये तो दिमाग में करना था ना मेरे भाई। तो 12 + 25 37, 12 × 25 300/100 3, तो 37 - 3 क्या आ गया 34%। यानी कि दुकानदार ने 34% डिस्काउंट दिया, फिर भी दुकानदार को कितना लाभ हुआ 20%। अब बताओ किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो CP से MP का रेशियो डायरेक्ट निकल सकता है 100 - D/100 + P, वही लगा दिया। डिस्काउंट है 34, तो 100 - 34 66, प्रॉफिट है 20%, 100 + 20 100, ये CP से MP का रेशियो आ गया। काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्क प्राइस दे रखा है 120 की वैल्यू कितना 9600 रुपए, अंकित मूल्य दे रखा है ना 120 किलो 9600 रुपए, कितने गुना 80 गुना। तो रेफ्रिजरेटर का क्रिय मूल्य 66 यूनिट, तो 66 की वैल्यू भी 80 गुना आएगी, जीरो तो आना ही आना है एंड में, ये आ गया 4800 + 480, है ना। ये और भी मेथड है इसके, पर ये मैंने आपको फॉर्मूला वाला बताया। ठीक है बच्चे, ये बताइए सवाल नंबर 15 करें। अशोक स्थिर जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। यदि नदी की गति 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 90 मिनट लगते हैं। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किलोमीटर में आपको बताना है। ठीक है बच्चे, अशोक की स्थिर जल में चाल कितनी है 43.5 किलोमीटर पर आवर। नदी की गति धारा की चाल कितनी है 14.5 किलोमीटर पर आवर, यही बच्चों। तो अशोक क्या करता है, अशोक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है नाव चला के, फिर नाव चला के वो वापस आता है, ऐसे ही ना। तो एक उस बिंदु से, है ना बच्चों, स्थान की प्रारंभिक बिंदु से डिस्टेंस आपको बतानी है, डिस्टेंस।
अब बताओ, अगर अशोक नाव को धारा की दिशा में चला के ले जाएगा तो वापस कैसे आएगा? धारा की विपरीत दिशा में। डाउन स्ट्रीम जाएगा तो अप स्ट्रीम आएगा। तो अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है मान लीजिए, तो एक्स स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस वाई। 43.5 प्लस 14.5 कितना आ गया? 58। 58 किलोमीटर पर आवर। तो जब वापस आएगा तो स्पीड क्या आएगी प्यारे बच्चों? अप स्ट्रीम वापस आएगा एक्स माइनस वाई। तो 43.5 में से 14.5 घटाएंगे, कितना आएगा? 29 किलोमीटर पर आवर। तो 58 की स्पीड से जाएगा, 29 की स्पीड से वापस आएगा। आने जाने में कुल टाइम कितना लगता है? आने जाने का कुल एक स्थान तक जाने और फिर वापस आने में 90 मिनट लगते हैं। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा। 90 को 60 से भाग कर देंगे। दूरी आपसे पूछिए, ऑप्शन के हिसाब से 29 ही आंसर हो सकता है, आएगा ही नहीं। देखो, आप यहां से रेशियो भी बना सकते हैं, पर डायरेक्ट ट्रिक भी है कि नहीं सचिन? अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है फिर लौट के आता है, तो आने जाने की जर्नी का टोटल टाइम दिया है, जैसे इस सवाल में दिया है जाने और वापस आने का कुल समय। तो डिस्टेंस निकालने का सीधा शॉर्टकट है S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। ठीक है ना? मेरे हिसाब से रेशियो से जल्दी आंसर आएगा यहां पे। ठीक है ना बच्चों? कल आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखो बच्चों। क्या आएगा? 58 गुणा 29 और नीचे 58 प्लस 29 87। ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसलिए टाइम भी आपने आवर में रखा, यानी कि 1.5 घंटे। तो 29 तिया 1.5 से 3 2 बार, तो 58/2 क्या आ गया? 29 किलोमीटर। ये मैंने आपको सवाल सॉल्व करके बताइए, कुछ भी करने की जरूरत सवाल देख के नहीं है। 58 की शक्ल देखते 29 लगा देना था। ठीक है ना बच्चे? 100वां नंबर है ना ये। बताइए सवाल नंबर 16 करो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल आया नहीं। यूपी कांस्टेबल का जो कैंसल्ड एग्जाम था 2024, उसकी भी एक शिफ्ट में ऐसा सवाल था। ठीक है बच्चे? एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। एक व्यापारी किसी वस्तु के एमआरपी पे 8% छूट देता है। 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है। तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट दिए। ये देने पर पूरे लेन देन में 38% का लाभ अर्जित होता है। लाभ किस पे होता है? लागत मूल्य पे। यह मानते हुए कि एक ग्राहक 18 वस्तु के लिए भुगतान करता है, अगर कोई ग्राहक 18 वस्तु का पेमेंट कर रहा है तो इसे छूट मिल जाएगी 18 पर 3 फ्री वाली। ठीक है ना बच्चे? तो सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? यानी कि सवाल में क्या पूछा है? मार्कअप परसेंटेज। कैसे करिएगा? बहुत सारे तरीके हैं, गंदे गंदे तरीके, पर एक स्टेप में सॉल्व करने वाला कौन सा तरीका है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। रेशियो से भी होता है, फॉर्मूले से भी। रेशियो ही आसान है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, एक वस्तु का लागत मूल्य है सीपी और आपने उसका मार्क प्राइस फिक्स किया है ये एमपी। तो ये मार्कअप परसेंटेज हुआ। ये सीपी से एमपी का रेशियो हुआ मार्कअप। फिर मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद डिस्काउंट दिया जाता है। पहला डिस्काउंट 8%। 4% 1/25, 8% क्या हो गया बच्चों? 2/25। 2/25 डिस्काउंट का मतलब 25 का सामान 2 छूट पे 23 की कीमत का हो जाएगा। फिर दुकानदार 18 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री दे रहा है, यानी कि टोटल दुकानदार 18 प्लस 3 21 वस्तु देगा। 21 में से 3 फ्री देगा। तो ये डिस्काउंट हो गया 1/7। 1/7 डिस्काउंट हो गया ना। 1/7 डिस्काउंट मतलब 7 की कीमत 6 रह जाएगी घट के। तो मार्कअप है, ये डिस्काउंट है, और इनकी सीधी सीधी गुणा लाभ प्रतिशत के बराबर आने चाहिए। व्यापारी को पूरे लेन देन में लाभ होता है 38%। 38% लाभ का मतलब है कि 100 रुपए का सामान 138 में बिका, 138 में बिका। दिस शुड बी इक्वल। ठीक है ना? इससे बेहतरीन तरीका नहीं है प्यारे बच्चों करने का। आप देखो, 23 छिक्का 138 से 138 कट गया, 25 से 100 4 बार कट गया। तो यानी कि यहां एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 7 ऊपर जाएगा, 7/4। तो अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो उसका मार्क प्राइस 7 है। तो
तो आप मुझे बताओ वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3/4। 1/4 25%, 3/4 75%। ठीक है ना? तो एक स्टेप में हो जाता है, बताएंगे। 17वां सवाल, यदि 255, 265 और 275 सदस्यों वाली तीन टीम के औसत अंक क्रम से 255, 265 और 275 हैं, तो सभी सदस्यों के औसत अंक ज्ञात कीजिए और आंसर दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। करो। आंसर अप्रोक्स में भी हो सकता है। देख रहे हो सचिन, यूपीएसआई का सवाल है, एएसआई का। तीन टीम है, तीन टीम में कितने मेंबर्स हैं? तीन टीम में मेंबर्स हैं 255, 265, 275। उनके एवरेज मार्क्स भी यही है, 255, 265, 275। तो आपसे पूछा सभी सदस्यों यानी कि तीनों टीम के कुल मेंबर्स के मिलाकर एवरेज मार्क्स बताने। एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं? सभी मेंबर्स के कुल मार्क्स बटे मेंबर्स की संख्या। तो मेंबर्स की संख्या को बेस मान के निकाले जाते हैं ना। तो जब बेस मेंबर्स की संख्या होती है तो मेंबर्स की संख्या जो आपको दी है ना, इतने इतने सदस्य हैं, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। आप क्या ले लेंगे? इसका रेशियो लेने से काम आसान हो जाएगा। 2, 4, 5, 5 से कटेगा वैसे ये, है ना? 5 से 51 बार, और ये कितना? 5, ये 53 बार, और ये चले जाएगा आपका 55 बार। 51 रेशियो 53 रेशियो 55। तो तीन टीम है, उनमें मेंबर्स की संख्या का रेशियो आ गया। ठीक है ना बच्चों? अब उनका एवरेज, एवरेज कितना है? 255 है सचिन। पहली टीम का, दूसरी का है 265। 265 का मतलब 255 प्लस 10 ऐसे लिख सकता हूं। तीसरी टीम का एवरेज है 275। 275 को ऐसे लिख सकता हूं 255 प्लस 20, है ना बच्चे? तो सभी टीम के मिलाकर, तीनों टीमों के मिलाकर सभी मेंबर्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं? मैं यहां लगाऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डेविएशन मेथड। बेस्ट मेथड क्या है? डेविएशन। भाई पहली टीम, ये क्या है? एवरेज मार्क्स है। पहली टीम के एवरेज मार्क्स भी 255 है, दूसरे की भी 255, तीसरे की भी 255। तो सभी के 255 तो है ही सचिन, सभी के मार्क्स 255 तो है, प्लस एक्स्ट्रा क्या है प्यारे बच्चों? यहां 53 मेंबर्स के 10 एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो 53 2 500। यहां 55 मेंबर्स के 20 एक्स्ट्रा हैं, तो 55 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 1100। तो आप बताओ कितना आ जाएगा? 1630। तो 1630 एक्स्ट्रा है, ये क्या है? डेविएशन। तो केक कटेगा तो सभी में बटेगा, ये टोटल मेंबर्स में डिवाइड हो जाएगा। कुल मेंबर्स कितने हैं? 51 प्लस 53 प्लस 55 कितने प्यारे बच्चों? 159। 51 प्लस 53 प्लस 55 कितना आ जाएगा? 100। तो 255 प्लस 1630 बटे 159, ये बच्चों। अब आप बताओ, अगर 255 को आप डिवाइड करोगे 1630 बटे 159 से, तो ये वाला तो आंसर आएगा नहीं। अब देखो आंसर कितने नजदीक है, सी, बी और डी, यही है बच्चे, बहुत नजदीक आंसर है। अब आप सोचो कि प्यारे भाई, अगर 1630 को 159 से भाग करेंगे तो 159 एकम 100 कितना बचेगा? 4 जीरो। तो भाग तो जाएगा नहीं, जीरो दशमलव लगा के क्या बढ़ा लेंगे, क्या आ जाएगा? 400। तो 159 है तो 159 दूनी चला जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों 10.2, यानी कि अप्रोक्स 255 में 10.2 जोड़ोगे तो 265.2 के करीब आएगा। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन। इस सवाल का आंसर अप्रोक्स है, लगभग। अगर आप यूनिट डिजिटल सम लगाएंगे तो इस सवाल आपको रेंग के मारेगा। समझे ना प्यारे बच्चे? तो ऐसे सवालों को तोड़ने का एक ही एकमात्र तरीका है डेविएशन। और ये डेविएशन बहुत से बच्चों को आता ही नहीं, इसलिए मैंने इतना ज्यादा लिख के बताया। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हैं बच्चों को आता ही नहीं है। तो ये सवाल है जिसे 99% बच्चे पेपर में गलत करेंगे। ठीक है ना? चलो, मान लीजिए P बराबर है n², जहां n एक विषम पूर्णांक है। ठीक है? P को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? मान लीजिए P बराबर n² है, जहां n एक विषम पूर्णांक है। तो P को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कोई भी विषम पूर्णांक ले लो। मान लीजिए मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूं, है ना? तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। 9 को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 5 ले लेते हैं, चलिए
5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 को 8 से भाग करेंगे तो 8 × 24 शेषफल क्या आएगा? n का मान अगर 7 ले लेते हैं विषम पूर्णांक, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 को 8 से भाग करेंगे 8 6 48, शेषफल क्या आएगा? 1। तो हमेशा शेषफल 1 ही आ रहा है, आंसर ही हो गया। तो हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं इसे सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम 375 है, उनका एचसीएफ 25 है। उन संख्याओं में से एक 75 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या है? ये बहुत आसान सवाल है भाई। दो संख्याओं का एलसीएम है 375 और एचसीएफ है 25, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या नहीं आ जाएगी 125 आ जाएगा ना? 25 तिया 75 और 3 से 375 125 बार, तो एक संख्या 125 आ गई। छोटी संख्या 75 है, बड़ी संख्या मैंने खोज के निकाली क्या? 125। अब आपसे क्या पूछा? इनका रेशियो, तो क्या आएगा रेशियो? 3:5। 25 तिया 75, 25 पंजे 125। बताइए 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया, वो क्रम से 4 8 10 12 18 20 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। ठीक है, एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी? ध्यान सुनिएगा, घंटी वाला सवाल बहुत पॉपुलर है, यूपीएसआई की भी लगभग हर शिफ्ट में आए थे। 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया, 6 बेल स्टार्टेड रिंगिंग टुगेदर। 6 घंटे बजी, 6 घंटी एक साथ बजी, एक साथ बज चुकी हैं। फिर पहली घंटी हर 4 सेकंड बाद बजेगी, दूसरी हर 8 सेकंड बाद, तीसरी हर 10 सेकंड के बाद, ये हर 12 सेकंड 18, ये हर 20 सेकंड के बाद बजेगी। तो कौन सा टाइम होगा जब सारी घंटी एक साथ बजेंगी? वो टाइम होगा इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या दिख रहा है बताओ? 4 8 10 12 20 का तो 120 है, 120 ही कट पाएगा ना 8 से, तो 120 18 से नहीं कटता, 3 आ रहा है ना एक्स्ट्रा, तो 360। क्या इनका एलसीएम? 360 सेकंड। 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट, यानी कि ये घंटियां हर 6 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, हर 6 मिनट के बाद। तो पूछा है 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि, और जो 5 लगाएंगे, तो 5 दो ऑप्शन यहां पे गलती से हो गया, वो गलत हो जाएगा। 30 मिनट में 5 बार एक साथ नहीं बजेंगी है बच्चे, क्योंकि आप सवाल पढ़ो ना, एक साथ बजना शुरू होने के बाद 4 घंटे एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो एक साथ बजना शुरू होती है तो स्टार्टिंग में भी तो सब टर्न हो रही है, उसके बाद हर 6 मिनट में, 6 मिनट बाद फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, तो 5 तो हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बार बजेंगी, लेकिन स्टार्टिंग का एक और लेना पड़ेगा, तो एक और ऐड करना है, तो क्या आएगा? समझे ना प्यारे बच्चों? मुझे लगता है समझ में आया है। चलिए सवाल नंबर 21। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के अनुदिश चल रहे दो व्यक्तियों को पीछे छोड़ देती है। एक ट्रेन ओवरटेक करती है दो आदमियों को जो रेलवे ट्रैक के ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन वॉकिंग एट 10.8 किलोमीटर पर आवर, सेकंड पर्सन की चाल है 21.6 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी उन्हें पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, रेलगाड़ी ओवरटेक करके गई है तो रेलगाड़ी पीछे से आई है, सेम दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है बताइए बच्चों? रेलगाड़ी की चाल कितनी है, कैसे करेंगे? देखिए भाई, क्या कॉन्सेप्ट है इस तरह के सवाल के पीछे? मान लीजिए जैसे रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी चल रही है, आपको इस रेलगाड़ी की स्पीड नहीं पता, मैंने मान ली रेलगाड़ी की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। अब ये रेलगाड़ी दो आदमियों को ओवरटेक करती है, ये दोनों ही आदमी रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहे, पहला 10.8 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा 21.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। रेलगाड़ी की स्पीड मैंने क्या मान ली? s किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है? s का मान। आप बताओ क्या लॉजिक है? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करते तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी? ये खुद की लंबाई क्रॉस करके जाएगी ना रेलगाड़ी, है ना बच्चों? तो यहां रेलगाड़ी दो आदमियों को पार कर रही है, तो दोनों आदमियों को पार करने में रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल कर दो। डिस्टेंस क्या होता है? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में, जैसे रेलगाड़ी पहले आदमी को पार करती है सेम डायरेक्शन में, रेलगाड़ी ने आदमी को पार कर दिया तो रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा है, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी?
एस माइनस, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 होता है, S माइनस 10.8 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी पहले आदमी को 15 सेकंड में पार करते, गुणा 15, ये आ गया रेलगाड़ी की लंबाई। दूसरा आदमी चल रहा 21.6 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड S माइनस 21.6 इंटू टाइम, टाइम कितना 20 सेकंड। भाई ये भी रेलगाड़ी की लंबाई, ये भी रेलगाड़ी की लंबाई, क्या होनी चाहिए इक्वल। घबराना मत, यहां दोनों ही तरफ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में, कि जब मैं इनको इक्वल करता हूं तो यूनिट कट जाएगी। आप सेकंड को घंटे में बदलोगे फिर भी वो कट ही जाना है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे प्यारे बच्चों 5 तिया 15 और 5 चौक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, अंदर मल्टीप्लाई 3s और ये 3s और 4s का डिफरेंस s आएगा कितना 21.6 का 4 गुना 84 और 2.4 86.4 है ना, और 10.8 का 3 गुना 32.4, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों 54। कितना आ गया इसका मान 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर है। ठीक है ना बच्चों, अंदर गुणा करके घटा लेंगे, ये बताएंगे जी। 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ठीक है, चारों ओर 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। एक मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो सबसे पहले हम रास्ते का क्या निकालेंगे सचिन, एरिया। एरिया निकालेंगे, बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल घटा के, फिर रास्ते पे घास लगवाने का खर्च आपसे पूछा है। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है 3.5 रुपए, तो पूरे एरिया का खर्च कितना आएगा, उसे 3.5 से गुणा कर देंगे। 3.5 यानी कि 7 का मल्टीपल। 7 से कटने वाला नंबर देखो, ये तो है नहीं 7 से कटने वाले, ये 7 से कट रहा है क्या, ये 5 अंकों की संख्या देखो, दशमलव पशमलव नहीं, 125 और 13, 125 और ये 13 का डिफरेंस 112, 7 से कट गया, ये कट रहा है 7 से, ये नहीं कटेगा। यहां 103 यूनिट का पेयर बनाते हैं ना, 125 और ये नहीं कट रहा, तो आंसर क्या है, कोई दिक्कत, यही बेस्ट तरीका है। करिए बच्चों, 3 पाइप एबीसी मिलकर एक टंकी को 336 घंटे में भर सकते हैं। 112 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी बचे हुए हिस्से को 336 घंटे में भर सकते हैं, बचे हुए हिस्से को। अकेले सी को टंकी भरने में कितना समय लगेगा यह ज्ञात कीजिए। 112 तिया 336, सब 112 के रिश्तेदार हैं संख्याएं, आंसर भी 112 का रिश्तेदार आना चाहिए। 112 का रिश्तेदार होगा 900 और 12 निम्मा 108, ये वाला आंसर है ना बच्चे। कुछ करने की जरूरत नहीं अगर आप डेटा के साथ खेलते हैं सचिन, इससे बढ़िया तरीका है। मैंने अभी अभी आपको टाइम एंड वर्क में भी ऐसा सवाल बताया था कि 3 पाइप एबीसी मिलकर एक टंकी 336 घंटे में भर सकते हैं। 112 घंटे तक तीनों पाइप ने एक साथ काम किया, फिर सी को बंद कर दिया, फिर बचे हुए हिस्से को कौन भरते हैं, पाइप ए और, तो अब हमेशा किस पे ध्यान देते हैं, बचे हुए हिस्से पे। भाई 3 पाइप ए बी और सी मिलकर, ये सुनिएगा आप मेरी बात, कोई टंकी 336 घंटे में भर सकते हैं। इन्होंने 112 घंटे तक टंकी भरी, तो ए बी सी के कितने घंटे का काम बाकी है, 224 घंटे का। पाइप एबीसी के 224 घंटे का काम बाकी है, फिर हमने पाइप सी को बंद कर दिया, और इसी बचे हुए हिस्से को पाइप ए और बी ने भरा कितने घंटे में, 336 घंटे में। तो जिस टंकी को तीनों पाइप एबीसी 224 घंटे में भरते, उसी टंकी को पाइप ए और बी ने 336 घंटे में भरा है। तो सेम काम को करने में ये जो समय लेते हैं, समय का रेशियो कितना है, 200 324 36 2:3, 112 दूनी 224, 112 तिया 2:3। समय का रेशियो 2:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, उल्टा 3 और एफिशिएंसी पता तो आप खुदा, भाई सी की एफिशिएंसी निकाल लेना यहां है। सी को भरने में कितना समय लगेगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की 3, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, क्वेश्चन खत्म। आप बताओ, तीनों पाइप मिलकर टंकी 336 घंटे में भर सकते, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है, 336 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे, 336 से गुणा, ये क्या आएगी टंकी की कैपेसिटी। इसको पाइप सी भरेगा 1 एफिशिएंसी के साथ, भरने में कितना समय लेगा, 900 और 108 है ना, ये आ गया।
लेकिन हम तो पहले ही समझ गए कि 112 का ही डेटा जब हर जगह खेला जा रहा है 112 है 3 गुना, तो 112 का ही मल्टीपल आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते, ये बताएंगे बच्चे डीआई। ठीक है बच्चों, डीआई भी आपके पेपर में आया था पिछली बार भी, लेकिन बहुत ही हल्का आता है। केवल पेट के पेपर का डीआई तगड़ा होता है, बाकी सब हल्का। निम्नलिखित ग्राफ में 5 अलग अलग राज्य में पुरुष और महिलाओं की संख्या हजारों में दर्शाई गई। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल। मेल ये है ब्लू कलर और फीमेल है ये रेड कलर। ठीक है ना बच्चे। व्हाट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन तमिलनाडु टू दैट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु में मेल कहां है जी? तमिलनाडु में मेल है 200 और फीमेल वेस्ट बंगाल स्टेट ये है। वेस्ट बंगाल में फीमेल कितनी है? 255। इनकी संख्या का क्या बताना है? किससे जाएगा जी? 5 से 40 बार और ये 51 बार। क्या ऑप्शन है बताइए? है ना आसान सी बात। चलो आखिरी सवाल है आपके सामने ये 25वां, करिए। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ऑल द 5 स्टेट टुगेदर इन थाउजेंड्स। आपसे सभी 5 राज्यों से महिलाओं की औसत संख्या बतानी है। ठीक है बच्चों, ये सब 1000 में दिया है, 180,000, 200,000 है ना। तो महिलाओं की संख्या का एवरेज, तो पहले टोटल संख्या निकालेंगे ना। ये पहले आप ये जोड़ लोगे, तो 180 प्लस 200 380, 175 प्लस 225 400, 400 प्लस 255 655 प्लस 180 प्लस 200 380 था ना। ये जोड़ना है फिर 5 से भाग करना है, ऐसी जोड़ के 5 से भाग कर देते एवरेज, मतलब 5 स्टेट हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 131, और ये 380 को 5 से भाग करेंगे 70। ये ना सचिन, तो 6 1 7 और 13 7 यानी कि 207। क्या आंसर है? कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ गई? बस इसी के साथ ये टेस्ट होता है पूरी तरीके से समाप्त। तो मैं डेली आपको करवा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। देखिए इस तरह के क्वालिटी टेस्ट बनाने में अच्छा मेहनत लगती है ना। अब 4 लड़के भी अगर लगा दिए जाए तो इसकी क्वालिटी को मैच नहीं कर सकते बच्चों, और इतने बेहतरीन मैंने आपको सॉल्यूशन कराए। मैं मान के चलता हूं कि आपको गणित में कुछ नहीं आता, इसलिए मैं हर सवाल को बहुत डिटेल में बताता हूं, लेकिन सॉल्यूशन जबरदस्त रहता है ना बच्चों। तो ऐसे ही मैं एक और टेस्ट कराऊंगा। आज के टेस्ट में आपके कितने सवाल सही हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय।